और अब खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होनी है। जी हां, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में ये बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी इस पे शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी भी रहेंगे मौजूद। अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हवाले से आज एक अहम बैठक होगी और इस अहम बैठक को खुद गृह मंत्री अमित शाह चेयर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में यह बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी इस पर शामिल होंगे। होम सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि एनएसए भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और अगली खबर आपको बता दें, सुंदरबनी में इस वक्त सुंदरबनी से एक अहम खबर आ रही है। सुंदरबनी में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन से भेजा गया संदिग्ध सामान, कैश, मैगजीन और अन्य सामान बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया बरामद। इस वक्त एक अहम खबर सुंदरबनी से। सुंदरबनी में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। लगातार जिस तरह से सरहद के पार से ड्रोन के आने का सिलसिला है वो जारी है और एक बार फिर सुंदरबनी में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। ड्रोन से कई संदिग्ध चीजें बताई जा रही है उसमें शामिल थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें पैसे भी थे और कैश के साथ उसमें मैगजीन और अन्य सामान थे जो बरामद कर लिए है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे बरामद किया है। तो सरहद पार से ड्रोन भेजे जाने का या ड्रोन के इस तरफ भारतीय से भेजे जाने का यह सिलसिला लगातार जारी है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो नापाक हरकत है उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। सुंदरबनी में ये ड्रोन मिला है, पाकिस्तानी ड्रोन है। ड्रोन से भेजा गया संदिग्ध सामान और इसमें कई चीजें हैं जो सीधे तौर पर समझी जा सकती है, जिनमें कैश भी बताया जा रहा है कि इसमें कैश भी था। इससे मैगजीन और अन्य ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कई तरह के शक शुकूक पैदा होते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सब कुछ बरामद कर लिया है। और गुजरात का वो ठग जिसका नाम किरण पटेल, आपको याद होगा, ठग किरण पटेल मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जी हां, ठग किरण भाई पटेल के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के हवाले से ये खबर है और खबर के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने विजिटिंग कार्ड की जांच की है और कार्ड जहां बनवाए थे वहां क्राइम ब्रांच ने जांच की। यानी ये जो ठग है किरण भाई पटेल जिसका ताल्लुक गुजरात से है, उसने जहां से फर्जी विजिटिंग कार्ड बनवाए थे उस विजिटिंग कार्ड को यहां से बनाया गया था। क्राइम ब्रांच ने वहां की जाके तफ्तीश की है तो पता यह चला है कि सिर्फ 10 कार्ड ही छपवाए गए थे और फरवरी के पहले हफ्ते में ये कार्ड बनवाए गए थे, विजिटिंग कार्ड। और विजिटिंग कार्ड बनवाने के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं दिया गया था। तो बिना किसी दस्तावेज के पीएमओ कार्यालय के नाम का फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाया गया और क्राइम ब्रांच ने मोबाइल नंबर की जांच भी की। नंबर जिस स्टोर से खरीदा गया अब वो स्टोर बंद हो चुका है। अब देखिए किस स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया था। जिस स्टोर से नंबर यानी मोबाइल नंबर जो उससे हासिल किया था, नंबर जिस स्टोर से खरीदा गया था वो स्टोर भी बंद हो गया है। क्राइम ब्रांच ने कनेक्शन देने वाली कंपनी से भी संपर्क साधा है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन। नवीन, क्या क्या तथ्य अभी सामने आए हैं, कितनी जानकारी इकट्ठा हो पाई है इस फर्जी शख्स के इर्द गिर्द की? देखिए विशाल, किरण पटेल की जो तपास अभी चल रही है, जांच की जा रही है पूरी तरह से और जिस कंपनी में मतलब जिस आकांक्षा क्रिएशन करके एक जगह है जहां पे इसने कार्ड छपवाए थे, उस जगह पे क्राइम ब्रांच ने जो है तहकीकात की और तहकीकात के बाद जानने मिला है
कि इसने सिर्फ 10 कार्ड ही छपवाए थे, बाकी के कार्ड इसने नहीं छपवाए थे। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कोई भी बंदा विजिटिंग कार्ड जो होता है वो 50, 100, 200 स्टॉक में छपवाता है, लेकिन इसने मात्र 10 कार्ड छपवाए थे और इस कार्ड को छपवाने के बाद इसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। हालांकि कंपनी ने इसे डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन इसने आनाकानी करके कि बाद में मैं जमा करवा दूंगा, इस तरह से मात्र 10 कार्ड छपवाए थे। और जो ज्यादा तहकीकात में मालूम पड़ा है, इसने जो मोबाइल नंबर लिखवाया था वो मोबाइल नंबर सामान्य तौर पे जो ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उस तरह का मिलता जुलता जो नंबर है वो इसने लिया था। और क्राइम ब्रांच ने जिस जगह से नंबर लिया गया था वहां पे तपास की, जांच की, तो जानने मिला कि वो स्टोर जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। अब जिस कंपनी का इसका कार्ड है उस कंपनी से डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट पे इसने कार्ड लिया था, किस तरह से लिया था। तो अभी किरण पटेल की जो मुसीबतें हैं और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तक तो एक ही एफआईआर में उसको अरेस्ट किया। हो सकता है कि इन लोगों ने और भी किसी के साथ मतलब फ्रॉड किया हो, तो उसको लेके भी अभी क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है और तहकीकात के बाद और कुछ चीजें सामने आ सकती है। फिलहाल जो है किरण पटेल रिमांड पे है पुलिस के, उसकी वाइफ जुडिशियल कस्टडी में है और दोनों जो है जो दंपति है, कपल है, उन लोगों की पूछताछ जो है बहुत सही तरीके से की जा रही है। जी तो नवीन, क्या इससे इस बात का इशारा मिलता है कि पीएमओ जैसे कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके नाम की फर्जी जो विजिटिंग कार्ड बनाई गई, तो और भी बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, तो क्या ये समझा जा सकता है कि उस प्रिंटिंग जो स्पॉट है वहां पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और क्या जहां से नंबर मिला है, नंबर लेने में तो खैर वो उसने अपने नाम के लिए अपना आइडेंटिफिकेशन दिया होगा कुछ और नंबर मिल गया होगा, लेकिन जो प्रिंटिंग जहां से हुई विजिटिंग कार्ड की, बगैर किसी बड़े और पुख्ता डॉक्यूमेंट के प्रिंटिंग कर देना, क्या ये अंडर स्कैनर आएगा ये मामला? देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विजिटिंग कार्ड को इस तरह का छपवाने के लिए डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस समय में वो डॉक्यूमेंट बनवाया गया, उस समय जो जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब कार्ड छपवाया था, वो इंसान भी इस दुनिया में नहीं है, वो बिल्कुल मौत हो चुका है। और अब जो है वो उसकी पत्नी संभालती है। उसकी पत्नी का क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था, लेकिन इसने आनाकानी करके और कहीं ना कहीं लोगों को उल्लू बनाया था। और इसको लेके जो है वो पूरा मामला सामने आया था कि कार्ड कैसे छपवाया था उसने। मैंने बताया उस तरह से सिर्फ 10 कार्ड छपवाने पीछे का कारण क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है तो 10 कार्ड क्यों छपवाए उसने, कार्ड क्यों नहीं छपवा, ये भी एक तहकीकात की विषय है, ये भी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर रखता था वो बिल्कुल जैसे पीएमओ कार्यालय या फिर बड़े ऑफिसर से आईएएस लेवल के अधिकारी रखते हैं, उस तरह का मिलता जुलता नंबर था। तो उसको लेके भी जांच की जा रही है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। हालांकि जो क्राइम ब्रांच ऑफ द रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने इतना बताया है कि मैं 2 बार गया, मुझे किसी ने रोका नहीं, मेरे को बिल्कुल वीआईपी सुविधा मिली, इसके लिए मैं बार बार जा रहा था। लेकिन क्राइम ब्रांच जो हर पहलू पे तपास जांच कर रही है और हर पहलू से उसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात के रहने वाला ये किरण भाई पटेल, ठग किरण भाई पटेल, जिसने अपने ठगी का शिकार कईयों को बनाया है और उसके खिलाफ जहां जम्मू कश्मीर में मामला दर्ज है, वहीं अहमदाबाद में भी कई ठगी के मामले दर्ज हैं। तो उसके खिलाफ लगातार जो है क्राइम ब्रांच जो है वो उसकी चीज़ों को खंगाल रहा है। उसने कहाँ फ्रॉड किया, किस किस बुनियाद पर किया, कहाँ उसने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे और उसका मोबाइल नंबर कहाँ से मिला था। तो इन तमाम चीज़ों के साथ क्राइम ब्रांच जो है उसकी तहकीकात में लगा हुआ है और इसका ऐसा लगता है कि फिलहाल इस ठग किरण भाई पटेल के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और जैसा कि हमने इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर आपको बताई थी कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में बैठक होनी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। शैलेंद्र, क्या ये बैठक जो है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है या होने वाली है? और वही जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि बैठक का कितनी अहम है ये बैठक जम्मू कश्मीर के हवाले से। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी और इस बैठक की अध्यक्षता होम मिनिस्टर अमित शाह करने वाले हैं। और इस तरह की बैठकें वो करते आए हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। और आज की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ साथ जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीजीज है वो भी इसमें शामिल होंगे। आईबी और रॉ के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये की दूसरी बैठक है। कल भी बैठक हुई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में। आज की बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। अहम ये इसलिए है क्योंकि इसमें 2 पहलुओं पर
बातचीत की जाएगी, सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, डेवलपमेंट को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको भी रिव्यू किया जाएगा इस बैठक में कि किस तरह से जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जो बजट अभी हाल ही में पास हुआ है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है। तमाम पहलुओं पर प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत होगी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जाहिर तौर पर अगले महीने होने वाली G20 की मीटिंग जो है 22 से 24 मई में जो होगी मीटिंग, जो वर्किंग ग्रुप की है टूरिज्म की, वो वहां होने वाली, तो माना जा रहा है इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने हैं, जिसको लेकर आज की में चर्चा हो सकती है। और वहीं इस मीटिंग के आसपास में क्योंकि सेंसिटिव और ये पहली बड़ी बैठक है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर G20 कंट्रीज यानी कि 20 देशों के जो मेंबरान हैं, सदस्य देश हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे, बल्कि ऑफिशियल लेवल पे ही होगा, लेकिन क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है तो ऐसे में उसको रिव्यू किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है, जिस तरह से ऑपरेशन चलाए गए पिछले दिनों में, जिसमें टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया गया है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो ऐसी हरकत ना करे उसको लेकर भी रिव्यू किया जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमाओं पर किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन पे किस तरह रोक लगे, ड्रोन पर किस तरह से रोक लगे, इन तमाम पहलुओं पर ओवरऑल आज बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल, जाहिर है कि मुख्य तौर पर जो आप बता रहे हैं कि एक तो सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा की जो स्थितियां उसको देखा जाएगा, और G20 की बैठक को लेकर क्या कुछ उसमें सुरक्षा में और मजीद उसकी समीक्षा की जा सकती है या बढ़ाया जा सकता है। आपने ड्रोन की बात की, आज ही ये खबर अभी आई है जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि सुंदरबानी में पाकिस्तानी ड्रोन मिला है, और उस ड्रोन से कई चीज़ें उसमें संदिग्ध चीज़ें उसमें शामिल थी, जिनमें यहाँ तक कि उसमें कैश भी था। तो ये ड्रोन का सिलसिला वाकई शैलेंद्र कितना बड़ा एक चैलेंज है, सिक्योरिटी थ्रेट है ये, जो कि लगातार मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन या ऐसा सप्ताह जो है वो खाली जाता हो जब ड्रोन पाकिस्तान की सीमा से इस तरफ नहीं आते हों। देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल किस तरह से आतंकी कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता है। भारत के स्पेसिफिक में हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, या कुछ हद तक गुजरात हो या जम्मू कश्मीर हो, ड्रोन के जरिए इस तरह से तस्करी कराई जा रही, क्योंकि देखिए जिस तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, इन्फिल्ट्रेशन से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, तो ऐसे में ये नए जरिए है जिनके जरिए इन्फिल्ट्रेशन कराया जा रहा है, हथियारों का और कैश का और नारकोटिक्स का, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। भारत इसके लिए पहले ही आपको याद दिला दे कि नो मनी टेरर के नाम से कॉन्फ्रेंस भी भारत ने हाल ही में कराई थी। तो कैसे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकी ना कर पाए, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इसका इस्तेमाल लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान के जरिए आतंकवाद को फैलाने के लिए, नारकोटिक्स और ड्रग्स की स्मगलिंग कराने के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसको लेकर भी हाल ही में हमने ये भी देखा था कि यूएन में भी भारत ने अपनी बात रखी थी कि एक बड़ा चैलेंज है, जिसको लेकर जो ऐसे मुल्क जो इनका समर्थन करते हैं या बिना समर्थन के ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह से ड्रोन के जरिए ये सब हो पाए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए भी माना जा रहा है कि आज की बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी होगी। और कि जैसे कि आपने बताया कि आज भी एक रिकवरी वहां पर हुई है, तो जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। वही अहम बात ये भी है कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, टूरिस्ट सीजन भी शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तो बड़ी तादाद में इस बार टूरिस्ट माना जा रहा है कि वहां पर जाएंगे। और वहीं G20 की मीटिंग के आसपास में जो माइनॉरिटीज है उनकी सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से लगातार वो टारगेट पर रहे हैं, इंडिविजुअल टारगेटिंग किलिंग वहां पे हुई है, तो उस पर किस तरह से रोक लगे, इन तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में भी चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज जैसा शैलेंद्र ने बताया कि 3 बजे ये बैठक शुरू होनी है। इस बैठक में खास तौर से सुरक्षा एक सबसे अहम मुद्दा होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जो वर्तमान स्थिति उसकी समीक्षा होगी, और G20 को लेकर जो वहां पर बैठकें होनी है उस दृष्टि से भी सुरक्षा को देखा जाएगा कि कितनी पुख्ता है और उसमें कितना उसमें एनहांसमेंट की क्या जरूरत है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर है। दिल्ली से खबर यह है कि 66 वर्षीय महिला उषा अपने घर में मृत पाई गई है, यानी मुर्दा हालत में पाई गई है। जी हाँ, 66 वर्षीय महिला उषा अपने घर में मृत पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेह नौकरानी पर जाता है। नौकरानी ने अपने पुरुष साथी के साथ अपराध किया है, ऐसी खबरें अभी गश्त कर रही हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। थाना बिंदापुर के ओम विहार इलाके का ये मामला है। तो ये दिल्ली से इस वक्त की खबर आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में एक महिला की लाश जो है उसे घर में मिली है। 66 वर्षीय महिला उषा अपने घर में ही मुर्दा हालत में पाई गई, अपने घर में वो मृत पाई गई। और जो सीसीटीवी फुटेज से जो इसमें एक सुराग मिल रहा है, उसके ऐसा लगता है कि
जो घर की नौकरानी है उसने ही अपने पुरुष साथी के साथ मिलकर इसकी जान ली है। अभी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातें सामने आई हैं। थाना बिंदापुर के ओम विहार इलाके का ये मामला है। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी है। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 10,158 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में अगर जो केसेस को हम इकट्ठा कर लें तो ये 10,158 का आंकड़ा आता है। पिछले 24 घंटों में 10,158 नए सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर में भी उछाल है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर जो है वो 44,998 हो गई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 122 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में हिमाचल में ये 400 से ज्यादा जो केसेस सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाए तो इस तरह से पिछले 24 घंटों में कुल 10,158 नए मामले सामने आ चुके हैं। और जो पॉजिटिविटी दर है उसमें भी उछाल देखा जा रहा है। मतलब जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उनमें जितने लोग उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये जो दर है पॉजिटिव पाए जाने की वो लगातार वो दर भी बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेज जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से। परवेज, ये कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और जो नेशनल जो फिगर है पूरे देश का एक साथ अगर मिला कर देखें तो 24 घंटों के अंदर ये जो केसेस हैं नए केसेस वो 10,158 नए केसेस आए हैं। हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कश्मीर का हाल जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति इस वक्त क्या है और किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों में इसको लेकर क्या सोच है, क्या रिएक्शन है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें है वो पॉजिटिव रेट का है। पॉजिटिव रेट 3% के करीब यहाँ पे तकरीबन पॉजिटिव रेट है। अगर हम उसके हवाले से बात करें तो अगर टेस्टिंग बढ़ जाती है तो मतलब जो 122 केस यहाँ पे कल आए हैं ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू इसमें है जो अनरिपोर्टेड केसेस होते हैं, जैसे फ्लू वगैरह को, जो किसी को कोविड हो और वो उसको रिपोर्ट नहीं करता है और घर में ही बैठता है और बाकियों को भी इन्फेक्ट करता है, वो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है, जो कोविड केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के अगर हम देखें तो जम्मू के निस्बत अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं। तकरीबन कल की डेट में तकरीबन 72 केसेस जो हैं यहाँ से आए हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से आए हैं। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि टूरिज़म स्पॉट है यहाँ पे, और साथ में अगर हम बात करें जो स्कूल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी खुले हैं इस टाइम, तो ऐसे में एक ख़तरा ज़रूर लाहक है। हालांकि केसेस इतने अलार्मिंग अभी नहीं हैं। लोग अभी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड गाइडलाइंस है उनकी पूरी तरह से पासदारी नहीं करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। हमने देखा कि चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे मार्केट्स में हो, या फिर बाकी स्कूल्स में, ऐसे में हमने मास्क का यूज़ करते हुए लोगों को देखा है, ना ही हैंड सैनिटाइजेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करते हुए देखा है। तो ऐसा देखा जा रहा था कि जब बाकी मुल्क में जब कोविड वेव आई थी पिछली बारी, तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद जो है यहाँ पे कोविड केसेस का रेज होना शुरू हुआ था। लेकिन इस बारी जो अलार्मिंग बात दिखाई दे रही है वो ये है कि मुल्क भर में कोविड केसेस में इंक्रीज हो रहा है, वहीं साथ साथ बिल्कुल एकदम उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी जो है कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा गया है कि हालांकि पहले जब विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ये एक फ्लू था, उस फ्लू के बाद जब क्योंकि वो सर्दियां रहती हैं, उस टाइम ड्राई वेदर भी यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा, तो उस टाइम ज़्यादातर केसेस जो हैं फ्लू के आते थे। लेकिन अब जो टेस्टिंग वगैरह शुरू कर दी गई है, तकरीबन कल की हम बात करें तो 4,000 से ज़ायद टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें से जैसा कि मैं कह रहा था कि तकरीबन 2.94% मानिए कि 3% तक
जो पॉजिटिविटी रेट है वो दिखाई दे रही है। ये एक बिल्कुल alarming परवेज, हालांकि factor है, यही मतलब रेट अगर हम हिमाचल के आंकड़ों पर गौर करें तो वहां पर ये रेट और ज्यादा बढ़ी हुई है। हिमाचल में ये 7.7 का जो है वो पॉजिटिविटी रेट वहां दर्ज किया जा रहा है। यानी हिमाचल में जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3 के ऊपर जा चुका है। हमारे साथ परवेज दिल्ली से फरहा खान भी जुड़ चुकी हैं इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। फरहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नेशनल लेवल पर जो आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश का मिलाकर, उन आंकड़ों में कितनी तेजी सामने आई है और उन आंकड़ों में दिल्ली इसको लेकर क्या खास तैयारियां दिख रही हैं, चाहे वो सरकारी अमले की हो या फिर लोगों में इसको लेकर कितनी सेंसिटिविटी नजर आ रही है? फरहा। देखिए विशाल, तेजी से जो है कोरोना की रफ्तार एक बार फिर जो है वो देखने को सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें रोज ही एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आज 44,000 के पार एक्टिव संख्या हो गई है और 10,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटों में आए हैं। तो ये साफ दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आपको बताऊं तो उनका कहना है कि अभी 8-10 दिन तक केसेस किसी तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे, क्योंकि अब जो पैंडेमिक है, जिस कोविड पैंडेमिक को हम जान रहे थे, वो अब एंडेमिक बनता जा रहा है। एक ऐसी बीमारी बन जाएगी जो हर साल होगी और लोग जो है वो इसको समझ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर लोगों की बात की जाए, जैसे आपने कहा तैयारियां, देखिए बार बार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को ये समझाया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। देखिए सरकार से ज्यादा जरूरी है कि लोग ये सारी चीजें समझे और लोग ऐसा नहीं समझ रहे, क्योंकि देखिए मीटिंगों के दौर से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक लोग वो खुद से इन सारी चीजों का पालन नहीं करें। तो फरहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि लोगों को पता है कि उन्होंने वैक्सीन ले रखी है, वो वैक्सीनेटेड है, इसलिए उनके दिलों से डर खत्म हो गया है? फरहा को हमारी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन जो उन्होंने बताया कि जो आंकड़े हैं जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में पूरे देश से 10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं कोविड के। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और साथ ही साथ ये कि 10,000 से ज़्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं और दूसरा ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। फरहा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन, तो मेरा सवाल ये था, जो परवेज भी कह रहे थे, जो आप भी कह रही हैं, कि लोगों में उतनी सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही है, लोगों में उतना डर इसका दिख नहीं रहा है, खौफ नहीं दिख रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात है कि वो जो है मजबूती से इसका शायद मुकाबला करेंगे, लेकिन प्रिकॉशन अपनी जगह पे है। और मैं ये जानना चाहता था, क्या लोगों में ये इसलिए है ये टेंडेंसी के चूंकि उन्हें पता है कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने वैक्सीन ले रखी है, हमारा तो कुछ नहीं होगा नहीं? जी देखिए, ज्यादातर लोगों को जो है वो कोरोना हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन ले ली है, इसलिए जो है लोगों को लगने लगा है कि अब जो कोविड है, जैसे मैंने कहा कि वो एक एंडेमिक का रूप लेता जा रहा है, तो लोग भी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो दिखते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को ज्यादा बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एहतियात रखें। देखिए बार बार वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है, बूस्टर डोज पे जोर दिया जा रहा है, जो कोवोवैक्स जो अभी आई है, जो कोविड से उपलब्ध है। देखिए जो वैक्सीनेशन है वो इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि जिन लोगों को पहले जो वैक्सीनेशन लगी थी, 1 साल के अंतराल पे ये माना जाता है कि जो इम्यूनिटी है वो नीचे की तरफ आती है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो नया वेरिएंट है XBB 1.16.1, जिसके अभी 235 मामले मिले हैं, नया डेटा बताता है, तो कहीं ना कहीं म्यूटेट कर रहा है। देखिए इसकी हॉस्पिटैलिटी या अगर डेथ की बात करें बहुत कम है, लेकिन ये इस तरीके से फैल रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इम्यूनिटी तो होगी, लोगों के पास इम्यूनिटी जो है वो क्षमता है कि वो कोविड को झेल पा रहे हैं। तभी जो इसका नतीजा जो है देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा कम है और डेथ रेट कम है, सिवियरिटी ज्यादा नहीं है इम्यूनिटी के चलते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम पे ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को जो है कोविड के इम्पैक्ट बहुत देर बाद जाकर पता चले हैं, सडन हार्ट अटैक हो या बहुत सारी चीजें हो। तो एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग एहतियात नहीं रख रहे हैं उसका खामियाजा उनको बाद में उठाना पड़ रहा है।
फराह में दिल्ली से जानकारी दे रही थी। परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। परवेज, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो टेंडेंसी दिल्ली के लोगों की है वही टेंडेंसी आप ही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों में लगभग इसी तरह का मिजाज देखा जा रहा है। लोगों में डर नहीं है और लोग मास्क भी बड़े पैमाने पर नहीं लगा रहे हैं और ना ही SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल परवेज आपसे ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो क्या बता रहे हैं? क्या वो भी ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा इससे मतलब डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, या फिर ये कि उनको लग रहा है कि नहीं जी आपके पास सभी जो वो रेजिस्टिविटी पावर लोगों में है वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन आखिर वो मशवरा दे क्या रहा है, ये जानना चाहता हूं परवेज। बिल्कुल विशाल, डॉक्टर्स जहां एक तरफ से ये कहते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लोगों में बढ़ गई है। जिस बंदे का कोविड हो जाता है उसके बाद उसमें जो इम्यूनिटी है वो उसकी इसमें बढ़ जाती है। लेकिन साथ में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी भी जो ये वायरेंट है ये अभी भी जानलेवा साबित हो सकता है, खास तौर बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनको है उनके लिए ये जानलेवा अभी भी साबित हो सकता है। तो डॉक्टर्स का बार बार ये कहना है कि इससे पहले की पिछली जो कोविड वेव्स यहाँ पे आई थी, जिस तरह से उसमें अमवात हो गई थी और जिस तरह से वो फैला था, इससे पहले कि वो उस तरह से ये फैल जाए, बेहतर है कि पहले ही प्रिकॉशंस ली जाएं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों का इंसान को फॉलो करना पड़ता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ती है, फेस मास्क, अगर पब्लिक में कहीं पे हैं तो फेस मास्क लगाएं, और साथ में हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन का हमेशा से यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते रहे। हालांकि अभी अगर हम बात करें, अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें सख्ती नहीं अमला रही है, सख्ती नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी है, वहाँ पे भी हमने देखा कि अभी भी वायलेशंस हो रही हैं मास्क लगाने के हवाले से। वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं वो भी उस तरह से अभी कोविड गाइडलाइंस का फिर से फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन यूँ ही अगर इसमें और मज़ीद केसेस बढ़ जाते हैं तो जैसा पिछली बार हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था उनका साफ कहना था कि वो कतराएंगे नहीं उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने में लोगों में। जैसे पिछली बार हमने फाइन्स वगैरह का देखा था, फाइन्स होते थे, बाकी चीज़ें जिस तरह से नोटिस वगैरह थी जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। हालांकि किसी ऐसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये कहा गया कि लोगों को कोविड गाइडलाइंस अमलाने के लिए फिर फोर्स भी किया जा सकता है अगर खुद कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स यही मानते हैं कि ये वायरेंट जो है ये क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, उन्होंने वैक्सीन ले रखे हैं, 2 डोजेस भी ले रखे हैं और काफ़ी सारों ने बूस्टर डोजेस भी लोग ले रखे हैं। तो ऐसे में काफ़ी कम जो फैटेलिटी रेट है इसकी वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हो सकता है कि एक ये फीलिंग हो लोगों में कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमने वैक्सीन ले रखी है, लेकिन ये कोविड जो है वो नुकसान आपको तब भी पहुंचा सकता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। और जैसा कि फरा ने बताया कि ये पैंडेमिक जो है वो एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम उसे बढ़ने दें। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना काम रखें और हम इसका ख्याल रखें कि हमसे दूसरों को ना फैले या दूसरों से हम तक ना फैले। बहुत शुक्रिया आपका परवेज इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। शिमला नगर निगम चुनाव आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। जी हां, शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का नामांकन का समय है। 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का। भाजपा के कई उम्मीदवार कर सकते हैं आज नामांकन। कई निर्दलीय प्रत्याशियों के भी नामांकन करने की खबर है कि कई निर्दलीय भी नामांकन कर सकते हैं। 2 मई को मतदान होना है और 4 को नतीजे आएंगे। तो कुल जो है ये 34 वार्ड के लिए इस पर चुनाव होने हैं, जिनमें से अभी तक का जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। 10 बजे से दोपहर 3 बजे का समय है नामांकन के लिए। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, आज क्या गतिविधि है, कितने उम्मीदवार किन किन पार्टियों से आज नामांकन कर सकते हैं और क्या निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो भी पार्टियों को थोड़ा सरदर्द बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल वैशाल, उम्मीद यही की जा रही है। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में चाहवान टिकट के थे भाजपा और कांग्रेस की तरफ से, लेकिन
टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता, तो ऐसे में बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन आज इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि आज रात को ही पिछले कल देर रात को ही लिस्ट जारी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से हुई है। तो ऐसे में आज उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ एक नामांकन आज हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन नामांकन के दिए गए हैं। आज की तारीख है, उसके बाद 17 और 18 तारीख को नामांकन है, बीच में छुट्टियां हैं। इसी कारण से आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लिस्टें भाजपा और कांग्रेस ने जारी की है उनमें से अधिकांश लोग आज नामांकन कर पाएंगे, जो कि जिनको पहले से तय था कि उनके में आ सकते हैं। कांग्रेस ने एक लिस्ट 7 उम्मीदवारों की पहले जारी कर दी थी, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उनमें से भी काफी संख्या में प्रत्याशी आज अपना नामांकन दायर कर सकते हैं। और आज बड़ी हलचल ये भी है कि जो बचे हुए कैंडिडेट हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से, उनकी लिस्ट शायद आज दोपहर तक जारी हो जाए, ये उम्मीद भी लगाई जा रही है। जिस प्रकार से बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दलों की में जारी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है कि वो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन शायद 17 या 18 तारीख तक ही उनकी एक्सरसाइज पूरी हो पाएगी, क्योंकि 16 तारीख तक उन्होंने समय दिया है अलग अलग वार्डों में सर्वे के लिए। आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। वार्ड छोटे हैं, मतदाताओं की संख्या कम है, ऐसे में कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि जो पॉपुलर व्यक्ति हो उसको आम आदमी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो सभी 34 वार्डों में प्रत्याशी उतार पाते हैं या फिर कुछ एक वार्डों में ही अपने प्रत्याशी उतारते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि 16 तारीख के बाद वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे। आज दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन कौन से प्रत्याशी अपना नामांकन भरते हैं, और अगली लिस्ट, अंतिम लिस्ट हम कह सकते हैं, ये दोनों राजनीतिक दल जारी करेंगे। किन किन उम्मीदवारों को जारी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुद्दों ऊपर चर्चा आने वाली है। अगला फेज इन नगर निगम चुनावों का शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार का हम कह सकते हैं, वो फेज अब शुरू होने वाला है। भाजपा कोशिश करेगी जो स्मार्ट सिटी के काम शहर में हुए हैं उनका श्रेय लिया जाए। कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो सत्ता की अभी हम कह सकते हैं करीब 4.5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में है, उसका लोगों को एक बेनिफिट दिखाया जा सके कि आगे आने वाले 4.5 वर्षों में काम करवाए जा सकते हैं छोटे छोटे कार्य। जो राजेंद्र, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि 2 मई को मतदान होना है और 4 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे, तो मतदान 2 मई को हो, उसके पहले बहुत ज्यादा समय बचता, आप बता रहे हैं कि बीच में छुट्टियां भी हैं, तो ऐसे में ये पार्टियां कदम इतने फूंक के क्यों बढ़ा रही हैं? खासतौर से कांग्रेस से पहली जो सूची जारी की वो 7 उम्मीदवारों की, फिर उसने जो नाम फाइनल किया वो 9 फाइनल किया, यानी 9 7 16, टोटल 34। तो अभी भी कांग्रेस की तरफ से काफी नामों की जो सूची है वो जारी होनी है। बीजेपी ने भले ही पहली सूची जारी की, लेकिन ज्यादा सूची जारी की, लेकिन अभी भी उसने भी पूरे मतलब उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। तो इतना ज्यादा ये कदम फूंक के चलने के पीछे क्या रणनीति है? अब प्रत्याशियों की संख्या हम इसको कह सकते हैं, कांग्रेस में जिस प्रकार से आगे आए हैं, और इसके अलावा अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी हम कह सकते हैं। एक प्रकार से विधायक कांग्रेस के सभी शिमला जिला में जीत कर आए हैं, सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं, वो भी अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद शिमला को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके भी कुछ पर्सनल कैंडिडेट हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, उनकी तरफ से भी कुछ कैंडिडेट्स की पैरवी की जाएगी। तो इस प्रकार से अब अलग अलग जो विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, सबकी अपने अपने कैंडिडेट्स हैं, और उन तमाम के बीच में से उपयुक्त कैंडिडेट ढूंढना और सहमति बनाना और सबको साथ लेकर चलना, ये चैलेंज कांग्रेस में है। क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों की संख्या भी कांग्रेस की काफ़ी टिकट के चाहवान भी होंगे। वही कारण है कि थोड़ा समय डिसीजन में ये लिया जा रहा है। पिछले कल भी लंबी बैठक कांग्रेस की चली मुख्यमंत्री आवास पर ओकओवर में, जिसके बाद ये सूची जारी कर पाए 9 कैंडिडेट्स की। अब बीजेपी में भी हम कह सकते हैं फोकस बीजेपी ने किया है, जो सिटिंग पार्षद उनके पहले से रहे हैं उनको अधिकांश को टिकट दिया गया है। और एक तो राजेंद्र, एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगा, ये जो अभी नामांकन की प्रक्रिया है ये 10 बजे से 3 बजे तक है, फिर आपने बताया कि कल और अगले दिन जो छुट्टी रहेगी 2 दिन और मिलेंगे नामांकन के लिए, तो क्या पूरे के पूरे 34 सीटों के लिए नामांकन इन्हीं 3 दिनों में होना है या फिर उनके लिए अलग तारीख की घोषणा कर दी गई है?
बिल्कुल इन 3 दिनों में ही, आज का दिन और 17 तारीख और 18 तारीख, इन 3 दिनों में ही नामांकन होना है, क्योंकि इलेक्शन की प्रोसेस पहले ही जारी कर दी गई थी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ऐसे में इन 3 दिनों में ही नामांकन है और आज उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि कुछ एक उम्मीदवार आज नामांकन भर देंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि आज ये दोनों राजनीतिक दल अपनी जो फाइनल वो भी जारी कर देंगे, ऐसे में संख्या में नामांकन आ सकते हैं और 17 और 18 तारीख को 3 दिन ही नामांकन यहाँ पर इस बार होने हैं। तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में नामांकन भर सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है। और बागी अगर भाजपा और कांग्रेस के खड़े होते हैं तो फिर बड़ा चैलेंज दोनों राजनीतिक दलों को हो जाएगा। जी वैशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला नगर निगम चुनाव, भले यह शिमला नगर निगम का ही सिर्फ चुनाव है, लेकिन इसकी जो गूंज है पूरे हिमाचल में, यह पूरे हिमाचल की राजनीति में इसको महसूस किया जा रहा है, जैसा समझा जा रहा है। चूंकि जो अभी हाल ही में जो असेंबली के चुनाव हुए हैं जिसमें सत्ताधारी दल जो असेंबली चुनाव से पहले थी वो विपक्षी दल बन गए और जो विपक्षी दल वो जो सत्ताधारी दल बन गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दूसरे को से फिर से एक बार जो है स्कोर सेट करने में ये दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाया जा रहा है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले। अभी भी दोनों पार्टियों की तरफ से यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरे के पूरे 34 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा, पूरी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अगली खबर है, काफी अहम है, रोजगार मेला 2023 का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। रोजगार मेला 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो संबोधित भी करेंगे जो नवनियुक्त जो होंगे लोग उन्हें। तो इस वक्त आपको हम बता दें, नियुक्ति को लेकर एक अहम खबर है और रोजगार मेला 2023 के तहत पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वो वितरित करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम ऐसे लोगों को जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उनका संबोधित भी करेंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि बारामूला में एक नशा तस्कर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी अमल में आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक नशा तस्कर को यानी जो ड्रग तस्कर है उसे गिरफ्तार किया गया है और चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी अमल में आई है। बांडी पाइन इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है और बताया जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनके कब्जे से उनके पास से स्पाज्मोप्रॉक्सिवन प्लस की गोलियां मिली हैं। जी हां, स्पाज्मोप्रॉक्सिवन प्लस की गोलियां मिली हैं और ये गोलियों की तादाद कुल 56 है जो इन ड्रग तस्करों के पास से पुलिस ने बरामद की है। तो इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और केस भी दर्ज कर लिया गया है। और अब बात गुलेलाला की। जी हां, पर्यटकों को खूब भा रही है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों यानी जो टूरिस्ट हैं उनका एक स्पेशल फोकस जो है उसी ट्यूलिप गार्डन पर है। खूब आकर्षित कर रहा है गार्डन पर्यटकों को। ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, यानी काफी बड़ी संख्या में पर्यटक ट्यूलिप गार्डन में पहुंच रहे हैं और इन बड़ी संख्या में पहुंचने वाले लोगों में स्थानीय तो है ही, साथ ही साथ दूसरे राज्यों से, देश के दूसरे राज्यों से काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और कुछ तो पर्यटक विदेशों से भी हैं। महज 25 दिनों में 3 लाख पर्यटकों का आंकड़ा पार कर चुका है। जी हां, जबकि पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल टूट जाने की और नए रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। पिछले साल 3,60,000 पर्यटक पहुंचे थे ट्यूलिप गार्डन, जबकि इस बार पिछले 25 दिनों में ही ये आंकड़ा 3 लाख को पार कर चुका है और अभी जितना समय बाकी है उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा और नया रिकॉर्ड बनेगा पर्यटकों का ट्यूलिप गार्डन पहुंचने वाले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।